पल आपके साथ। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा तामुन करती हैं J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन आज भी एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू है, जिस पे हम जानेंगे वो है, हम बात करेंगे आज पर्सन विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। नाजरीन हम जहनी तौर जो मरीज़ हैं उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं हमारे कानून में ऐसे लोगों को, और क्या कुछ स्कीम्स हैं जो काम कर रही हैं इनकी बेहतरी के लिए, और इनके क्या क्या हकूक़ हैं जहां अगर हक तलफ़ी हो तो हम इनके रेस्क्यू के लिए आ सकते हैं। नाजरीन इस मौजू पर बात करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान जज साहब हैं वो है मुदस्सिर फ़ारूक, सब जज सेक्रेटरी डलसा पुलवामा में तैनात हैं विद एडिशनल चार्ज शुपियन। जैसा अब आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि आज का जो हमारा मौजू है ये बहुत सेंसिटिव मौजू है, और आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं जहनी तौर जो बीमार लोग हैं, जहनी तौर जो मरीज़ लोग हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो जैसा सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है पर्सन विद मेंटल इलनेस और क्या डिफरेंशिएशन है इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और मेंटल इलनेस में। देखिए, सबसे पहले मैं मशकूर व ममनून हूँ जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी का और डीडी कश्मीर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मज़मून पे इज़हार ख़याल का। जैसा कि आपने कहा कि आज का मज़मून जो है ये है पर्सनस विद मेंटल इलनेस एंड पर्सनस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पर्सनस विद मेंटल इलनेस क्या है। इनको उर्दू में हम कहेंगे ऐसे लोग जो जहनी मर्ज़ में हैं, जिनको जहनी कोई बीमारी है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जहनी मर्ज़ की वजह से उनका जो मिजाज है, उनका जो तमीज़ है, उनका एहसास है, उनकी जो वाक़फ़ियत है या उनकी याददाश्त है, उसके मुतल्लिक उनमें कुछ कमी आ जाती है जिससे वो फ़ैसला नहीं कर पाते। जी, जैसे उनको अगर कोई फ़ैसला करना, वो फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, या उनका जो रिलेशनशिप रहेगा उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, या उन जो सलूक जो होगा किसी के साथ उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, या जो उसका जो जहनी या जिस्मानी जो नशोनुमा है उसमें कमी आ जाएगी। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि ये जहनी मर्ज़ में है, इनको जहनी मर्ज़ है। ए पर्सन डिफ़ाइन किए गए हैं जो पर्सन विद मेंटल इलनेस में आ जाते हैं, जिनको कोई किस्म का मर्ज़ है जिससे वो जजमेंट नहीं ले पाते हैं, कोई उनका बिहेवियर प्रॉब्लम आती है, जो रोज़मर्रा के काम है वो कर नहीं पाते हैं, वो जो नॉर्मल इंसान कर पाएगा जैसे वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको हम बोलेंगे कि ये जहनी मर्ज़ में मुब्तला है। जी, इस तरह से आगे ये जो जहनी मर्ज़ है ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है, या लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है, या छोटे अरसे के लिए भी हो सकता है। इस तरह से जो दूसरी कैटेगरी जो इसमें आ जाती है, जो पर्सनस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, ये भी ऐसी एक हालत है इंसान की जिसमें वो उसको सीखने में, बोलने में, बातचीत करने में, या जो उसको अपने आप को केयर करने में उसमें प्रॉब्लम आती है, जो जहनी कमी की वजह से उसको हो जाती है। जी, ये इसके फैक्टर्स बहुत हो सकते हैं, जैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या कोई एनवायरनमेंट फैक्टर हो सकता है, या जो अगर उसको कोई प्रेगनेंसी में, उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन 4 कारणों की वजह से जो है उसका जो जहन कमज़ोर हो जाएगा। तो उसको जहनी कमज़ोरी, जैसे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को उर्दू में कहेंगे वो जहनी कमज़ोरी है, उसकी अकली कमज़ोरी है। तो ये मतलब उसको कोई बातचीत करने में, या सीखने समझने में, या अपने आप को मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम, दुश्वारी आ जाएंगी। तो इन लोगों को हम बोलेंगे कि ये वो लोग हैं जो ये डिसेबिलिटीज़ जो आती है इसमें, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है। जैसे इसकी मिसाल है कि जैसे कोई डाउन सिंड्रोम है, जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, इस तरह से अल्कोहल सिंड्रोम इसमें है।
तो ये जो सिंड्रोम है ये इसी वजह से कि जो इसको जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आ गई, जो इनको जहनी कमज़ोरी की वजह से आ गए, जो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से होगा या एनवायरमेंट फैक्टर से होगा, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट किया गया कि जहनी मर्ज़ में और जो अकली कमज़ोरी में या जहनी कमज़ोरी में क्या फ़र्क है। जी, यानी जैसा अब आपका एक ये भी कहना है कि जो मेंटल इलनेस है ये विथ टाइम ठीक भी हो सकती है, अगर ट्रीटमेंट किया जाए या कुछ आगे फॉलो अप किया जाए अच्छी तरह तो ये ठीक हो सकती है। जो मेंटल डिसेबिलिटी है जिसके आपने बहुत सारे फैक्टर्स बोले कि अगर बाय बर्थ है या जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसमें वापस आना या वापस रिवाइव होना बहुत मिराकल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, कहाँ कैसे हुआ है। तो जी। काफ़ी हमारी जो साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, तो काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट होता है, इसमें काफ़ी थेरेपीज़ दी जाती हैं और काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है। तो हम्म। काफ़ी लोगों का ठीक भी हो सकता है। तो हम्म। डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी किस हद तक है, वो उससे ठीक भी हो सकता है। जी, जैसा क्या कुछ स्कीम्स हैं नालसा की तरफ से ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैं बताता चलूँ, जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, जी। ये 1887 में आया, फिर ये फोर्स में 9 नवंबर 1995 में आया। इसकी सेक्शन 12 के ज़िम्मे में कहते हैं कि कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं। जो सेक्शन 12D है वो ये कहती है कि जो पर्सन विद मेंटल इलनेस और अदर डिसेबिलिटीज़ हैं ये भी इसके मुस्तहिक हैं, जी। जिनको फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस दी जाए। इस तरह 12G जो वो कहता है कि जो भी पर्सनस हैं जो अगर कहीं साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स में है या साइकेट्रिक कई हॉस्पिटल्स में है, उनको भी फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस दी जाएगी। हम्म। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नलसा ने एक स्कीम बनाई, जी। क्योंकि ये बेनिफिशरीज हैं, इनके लिए एक स्कीम बनाई जिसका नाम है नलसा लीगल सर्विसेज टू पर्सनस विद मेंटल इलनेस एंड पर्सनस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। जी। अब इसका मकसद यही है, सबसे पहले तो ये है कि इनको फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस दी जाए। जी। उसके तहत जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट बनाया गया, जी। जिसको बताया गया कि लीगल सर्विस यूनिट फॉर दीज डिसेबल्ड पर्सनस एंड मेंटली इल पर्सनस। उसमें एक पूरी एक टीम तश्कील दी गई, जिसके मुताबिक जो एक सेक्रेटरी जो वहाँ का है वो उसका हेड होगा। जी। उस तरह से रिटायर्ड जो जुडिशल ऑफिसर, एक रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर वो एक मेंटर होगा उसका या एडवाइज़र होगा। इसी तरह से जो पैनल लायर्स हैं, पैरालीगल वॉल्टियर्स है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल हैं, इनकी एक टीम तश्कील दी गई, ताकि जो यूनिट जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेट करेगा। और इनका ये एम रहेगा कि ये जो एक्सेस मिले, जो ये पर्सनस है मेंटल इलनेस और जो लीगल डिसेबिलिटीज़ जो इनको है उनको ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक तश्कील दिया गया है, यूनिट तश्कील दिया जो गया कि है, काम करते हैं। जो काम कर रहे हैं। और जब भी ऐसा कोई केस आता है जो मेंटली इल होता है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होता है, तो उसको जो हुकूक है उसको देखा जाता है, इसको क्या मदद की जा सकती है, इसको कौन सी एडवाइस दी जा सकती है, इसको कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो वो उस पर सारा काम करता है। तो स्कीम जो ये नलसा स्कीम है, इसका ये मंशा है कि इन लोगों की मदद की जाए, लीगली मदद की जाए, ताकि खासकर जो है विद रिस्पेक्ट टू जो केसेस है, जी। जो केसेस अगर फॉर एग्जांपल जो ये इस कैटेगरी में लोग आते हैं उनको कोई केस करना होगा, तो उनको मुफ्त आपको वकील देंगे आप, या अगर उन पे किसी ने केस किया होगा डिफेंड करने के लिए, दोनों सूरतों में आपको केस किया जाएगा, मतलब आपको वकील दिया जाएगा, जो हमारे पैनल लायर हो सकते हैं या अगर लीगल डिफेंस काउंसिल हो सकते हैं। वो डिपेंड होगा कि उसको किस किस्म की वो चाहे। और दूसरा ये ऑल स्टेजेस पे है, जैसे अगर कुछ सिविल में होगा, मैटर हो। क्रिमिनल मैटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होगा, कहीं ट्रिब्यूनल में होगा, इस तरह से हर स्टेज पे अगर उसको ट्रायल स्टेज पे ज़रूरत है या उसको एपलेट स्टेज पे ज़रूरत है, तो हर स्टेज पे जो है उसको लीगल सर्विसेज देनी है। तो लीगल सर्विस का मैं बताता चलूँ कि लीगल सर्विस का मतलब है कि उसको वकील फराम किया जाएगा। जी। और या अगर उसको कोई एडवाइस चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत होती है, कोई फैमिली डिस्प्यूट होते हैं या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं या और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो आप केस नहीं करना चाहते, आप एडवाइस लेना चाहते हो, तो वो एडवाइस भी दी जाती है इस एक्ट के मुताबिक। और उसके बाद जो ये हमारे जो भी हमने यूनिट बताया, ये इसको पूरी ट्रेनिंग दी गई होती है हम्म। ताकि इन लोगों से डील करें, बिकॉज ये लोगों का कभी भी कोई टेम्परमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मैंने पहले डिफाइन किया कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम्म। वो कभी ऑकवर्ड भी हो सकता हो है कभी। सकती हैं। तो उसको डील करने के लिए जो हमारे पैनल लायर्स होते हैं या पूरी जो टीम तश्कील दी गई हुई होती है, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गया होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया होता है कि इन लोगों से कैसे डील किया जाए। तो वो सारा करके उसके बाद जो हेल्प की जाती है इनकी, कि कहाँ मदद की जा सकती है, इसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसको कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत है या कोई एडवाइस की ज़रूरत है या और कोई इसको ज़रूरत ऐसी केस में रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो हम्म। हर जगह जो है जो लीगल सर्विसेज है उसके एडवोकेट्स भी वहाँ पे होते हैं, पैनल लायर्स भी होते हैं या जो हमारे लीगल डिफेंस काउंसिल भी होते हैं।
तो कोशिश ये की जाती है कि इनकी हर जगह मदद की जाए। जी, जैसे कि आपने कहा कि ऐसे जो ज़हनी तौर बीमार लोग होते हैं, इनका टेम्परामेंट वगैरह जो होता है कभी भी क्या करवट ले, इंसान को पता नहीं है। तो जैसे लीगल एड के जो पैनल लॉयर्स हैं जो इनके साथ डील करेंगे, क्या उनको ट्रेन करने के लिए कुछ स्पेशल लोग मंगवाए जाते हैं डिपार्टमेंट से, ताकि इन इन लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर केसेस वगैरह चीज़ें होती हैं तो एक लॉयर को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें वो पढ़ कर आए हैं, हर चीज़ उनको पता है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं मेंटल इलनेस और ये जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ है, इन सारी चीज़ों को जो अब एक शेप दी जा रही है, जैसे कि हमारे पास मेंटल हेल्थ एक्ट जो है उसके तहत काम कर रहे थे या केसेस कर रहे थे, प्लीड कर रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ है अब जो नालसा की स्कीम है, क्या ऐसी स्कीम्स के लिए लॉयर्स जो है, हमारे पैनल लॉयर्स जो है, उनको ट्रेन किया जाता है और कौन कौन लोग उनको ट्रेन करते हैं? जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट तश्कील दिया गया है, जिसमें सेक्रेटरी है, रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर्स हैं, पैनल लायर्स हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, इस तरह लीगल डिफेंस काउंसल्स हैं। तो इस यूनिट को एक साइकेट्रिक जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं जी। उनसे एक ट्रेनिंग भी लिया जाता है। जी। ये उस लेवल का ट्रेनिंग नहीं होता कि जो डॉक्टर जान सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक जो नीड होता है वो समझ सकते हैं कि अगर जो कोई बिहेवियर से जो हाँ रिलेटेड हो। जो आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है तो आप अपीयरेंस से समझ सकते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सिंपैथेटिकली आप डील करेंगे, कैसे उससे आप क्योंकि हट के करेंगे। आपको उसको वो ट्रेन किया जाता है कि आपको देखना है कि इसके एक तो बड़ा तमीज़ से और बड़े इसको इसको एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखना है, वहाँ पे इसको कोई एक ऐसा कार्डियल एटमॉस्फेयर को देना है। कंफर्टेबल वहाँ होना चाहिए वो। तो इसकी एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है जो भी हमारे इसमें टीम तश्कील होती है, ताकि इन जी। लोगों के साथ अच्छी तरह डील किया जाए। तो ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है जी। इनको। जैसे कि अभी हमने बात की मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में, हम जानेंगे क्या था एक बेसिक एक्ट जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट था, क्या है वो एक्ट? देखिए, जो ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है, इसका एम और ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है जो राइट्स हैं, राइट ऑफ पर्सन जो मेंटल इलनेस के, जो मैंने कहा जो अभी जो मेंटली इल पर्सन है उनके जो हुकूक हैं हम्म। उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है। इसमें जो सबसे मेन पहला जो राइट ये है कि जो भी मेंटल इलनेस के लोग होते हैं, जो मतलब जहनी मर्ज में होते हैं, उनको ये हक है कि जो उनको अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर थ्रू आउट इंडिया जो भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है वहाँ मिलेगी। ये उनका राइट है जी। कि जो भी हमारे गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल और क्वालिटी जो उनका हेल्थ केयर है वो उनको मिलेगा। उसके बाद उसमें उन्होंने ऑप्शन भी रखा है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। जी। वो ऑप्शन भी दिया गया कि कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे, ये भी इस एक्ट के अंदर इसको राइट मिलेगा। उसके बाद जो इसको इम्पोर्टेंट राइट है वो राइट टू लिव इन ए कम्युनिटी है। जैसे पहले अगर कोई ऐसे जहनी मर्ज में होता है तो उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसको बोलते हैं आप अलग जगह रहो। तो इस एक्ट के मुताबिक जो है ये अपनी वहीं जहाँ फैमिली में रह रहा है वहीं रहेगा, या जहाँ काम कर रहा है जो वर्क जो अपनी कम्युनिटी में रहेगा। ये तो राइट उसका है कि इसको सेग्रीगेट नहीं करना है, इसको वहाँ रखना है। हम्म। जैसे तीसरा, कि अक्सर देखा गया है डिसोन कर देते हैं, या तो यहाँ हॉस्पिटल्स में एडमिट कर देते हैं और फिर उनके बारे में कोई भी पता नहीं रखते और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऐसे ही ग्रैब हो जाती हैं। तो मैं वही कह रहा था, क्योंकि देखो अवेयरनेस ज़रूरी, ये एक्ट वेहीमेंटली बताता है कि आपको राइट है कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं रहोगे, जहाँ हम्म। पे काम कर रहे हो वहीं करोगे, और जिस कम्युनिटी में रह रहे हो आपको ये राइट टू कम्युनिटी का आपको इसमें राइट है। तो ये प्रोग्राम जो हम प्रोग्राम करते हैं इनका ये मंशा रहता है कि लोग अवेयर हो सकें, जी। क्योंकि अक्सर लोग अवेयर नहीं होते हैं। काफ़ी हमारी स्कीम्स होती हैं, काफ़ी एक्ट्स होते हैं, लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो उन सबसे भी ये गुजारिश होती है कि कम से कम वो अगर लीगल सर्विसेज जो एडीआर सेंटर्स होते हैं हमारे वहाँ पे आएँ, क्योंकि हम्म। वहाँ भी हम ना सिर्फ इन लोगों को या बाकी जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको क्या क्या राइट्स हैं। तो हम्म। सब लोगों को ये गुजारिश की जाती है कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में ना जानते हो कम से कम एडीआर सेंटर्स में आएँ, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एडीआर सेंटर्स हैं, लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, ताकि उनको पता चले। हम्म। तो मैं इस एक्ट के बारे में बता रहा था कि एक तो ये इसका राइट तो पहले मैं जैसे बताया कि उनको तो फ्री, जी। एक तो हर जगह जो उनको हेल्थ केयर हेल्थ फैसिलिटीज़ केयर हैं अच्छा जो मिलेगा। गवर्नमेंट रन है वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे उनको अपनी कम्युनिटी में रहना है उसको उसमें अलग नहीं वो कर भी सकते। उनका एक राइट है। उसके बाद है कि उनसा कोई इम्तियाज़ नहीं कर सकता, जैसे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन या उनको एब्यूज़ नहीं कर सकता। ये एक्ट बता रहा है कि अगर उसमें एब्यूज़ कोई करेगा उनको उनके साथ कोई, तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। इस तरह उनको इक्वल ट्रीटमेंट करना है, हम्म। इक्वली ट्रीटमेंट करना है। इस तरह उनको एक राइट ये भी है कि जैसे कि मैं आपको फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, वो हम्म। राइट उसमें है। और उनको ये इन्फॉर्मेशन का राइट है कि उनको कौन सी बीमारी है,
वहाँ कौन सा स्टेज चल रहा है, क्या चीज़ चल रहा है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन उनको है। इसी तरह से वो उनको और कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि भाई हमें इस एक्ट के मुताबिक या हमें ट्रीटमेंट सही नहीं आ रहा, ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा है। वो राइट कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह से इनका राइट है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, जी, वो उनका एक वो राइट है। डिस्क्लोज। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, बॉर्डर से अब तू गेम बदल दे। JK Super Cement, built strong. Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, Make it gold standard with Amul Gold. अमूल दूध पीता है इंडिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। नहीं की वो जाएगी। डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और इसमें एक खास राइट ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पहले स्ट्रेस होता था तो वो अटेम्प्टेड सुसाइड करता था, तो फिर उसके अब जैसे जानते हैं कि वो एक ऑफेंस है, उसमें उनको प्रोसिक्यूशन होती है, तो इस एक्ट के मुताबिक जो है ये उसको कोई इसको एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई प्रोसिक्यूशन इसको नहीं, अगर कोई अटेम्प्टेड सुसाइड करता है या ऐसा कुछ करता है, क्योंकि ये जहनी तौर हाँ, बीमार उसमें है। बताया जाएगा कि उसको स्ट्रेस की वजह से इसने किया ये। इसी तरह से इसमें इस एक्ट के मुताबिक जो है इसमें कुछ अथॉरिटीज़ बताई गई हैं, जो सेंट्रल हेल्थ केयर अथॉरिटी है, स्टेट हेल्थ केयर अथॉरिटी है, जिनकी ये ड्यूटीज़ रहेगी, वो देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है एक्ट सही तरीके से, एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी जो इसके राइट्स हैं जो बताए गए हैं इसमें, जिसको जो मदद होगी, जो मेंटली इल होंगे पर्सन, तो उनकी मदद के लिए एक्ट बनाया गया है। और इसमें काफ़ी फिर जैसे अगर कोई उनका केस चल रहा है वो भी टाइम बोर्ड मैनर में करना है। बोर्ड का भी इसमें है कि अगर बोर्ड किसी का कोई लग रहा है उसमें बोर्ड जाएगा, वहाँ पे वो कराएगा। तो काफ़ी इस एक्ट में, ये बहुत बड़ा एक्ट है, काफ़ी सेक्शंस इसमें है। जैसे अब हम आएंगे अब ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के, वो क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सेक्शन 12 में बताए गए हैं ये हमारे बेनिफिशरीज हैं। और जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये बताता है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द बेनिफिशरीज, जी, जो काफ़ी इस तरह जैसे ये बेनिफिशरीज में है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो स्कीम का ये है कि ये जो बेनिफिशरीज हैं इनको फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज दी जाए। जैसे मैंने उसमें वही कहा कि जिसमें आपको वकील करना है, आपको केस करना है, डिफेंड करना है, दोनों उसमें वकील मिलेगा। इस तरह जो नॉर्मल कोर्स में होता है कि आपको कोर्ट फीस जमा करनी पड़ती है, जी, तो इनको कोर्ट फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रोसेसिंग फीस होती है तो वो भी आपको नहीं करनी है, या जो विटनेस एक्सपेंसेस बाकी देने होते हैं वो भी आप उसमें नहीं करने, जो इस कैटेगरी में आते हैं। जी। इस तरह से जैसे सर्टिफाइड कॉपीज़ लेते हैं तो उसके लिए भी आपको फ़ीस जमा करनी पड़ती है। तो जो इस बेनिफिशरी आते हैं इनको एग्जेम्प्टेड है इसमें। जैसे यहाँ एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और हो सकता है हमारे नाजरीन के जहन में भी है कि कैसे पता चलेगा हमें, क्या कोई जब मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत जब हम केस करते हैं या कुछ, क्या कोई सर्टिफिकेट की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ऐसे इंसान को? क्योंकि कोई भी आकर फिर मिसयूज़ कर सकता है, क्योंकि जहाँ कोर्ट फीस माफ़ है, ऐसी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो कोई भी यूज़ कर सकता है ये चीज़ें। क्या एक स्पेशल एक्ट के तहत केस करना होता है कि अगर केस किया तो वहाँ कोई सर्टिफिकेट या कोई ज़रूरी है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप फिजिकली भी जान सकते हैं कि ये इसको कुछ प्रॉब्लम है, जी, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा कुछ होगा जिससे आपको लगेगा। या कई कई सूरतों में आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स भी उनके पास होता है जो हम लगाते हैं उसके साथ, तो भाई ये इस ज़िम्मे में आता है। जी, या अगर कहीं आपको कुछ शक शुबा है तो आप बोर्ड भी तश्कील दे सकते हैं, जिसमें देखते हैं कि इसमें जो मेडिकल डॉक्टर्स देखेंगे कि भाई ये इसकी हालत क्या है, क्या है, किस स्टेज का है, तो उसके बाद हम वो मतलब काफ़ी सूरतों में देख सकते हैं अलग अलग। ये डिपेंड करता है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के वो कैसा है, या तो उसके बाद ऑलरेडी सर्टिफिकेट है या आपको शक है, या आप बोर्ड तश्कील दे सकते हो। तो ये सारी पावर्स इनके पास है। यानी वो सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। जी, जैसा आप कह रहे थे यही कि कोर्ट फीस इसमें नहीं हाँ, है। कोर्ट फीस में नहीं है। तो मैं यही बता रहा था कि लीगल सर्विस में क्या क्या आता है। हम्म, तो उसके अलावा मैंने जैसे कहा कि लीगल एडवाइस की उनको ज़रूरत है, अगर वो केस नहीं करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, या जैसे आपने कहा कि फैमिली में कोई एक हिस्सा होता है, उसका कोई हिस्सा खा रहा है, तो वो आता है वहाँ पे। या अगर वो समझने की शक्ल में नहीं है तो उसका कोई
गार्डियन भी अपॉइंट किया जा सकता है जो उसको प्रोटेक्ट करे, वो बता सकता है उसको कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो लीगल सर्विस में इस जो स्कीम है इसमें, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के साथ भी कोलेब्रेशन रहता है कि ये जो स्कीम्स बनी हैं इनको लेटर स्पिरिट में किया जाए। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन इनको दी जाती है और इनको जो अवेयर किया जाता है, काफ़ी जगह हम जाते हैं लोगों को अवेयर करते हैं, जैसे जो साइकेट्रिक होम्स, हमारे नर्सिंग होम्स होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, या जो लीगल सर्विसेज ये डेज़ होते हैं, या हमारे जो मेंटल हेल्थ डेज़ होते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोगों को अवेयर करते हैं, उनको समझाया जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, फिर वो पिसते चले जाते हैं। अगर किसी फैमिली में कोई हो, उसको बचपन से डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, उसको पीछे रखा जाता है, उसको अपना पता नहीं होता मेरी प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि वो उसके जहनी कमज़ोर होता है, उस वजह से वो अपना कोई डिसीजन ले नहीं सकता। तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन अब थ्रू लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, पैनल लॉयर्स हैं, काफ़ी अवेयरनेस होते रहते हैं, तो काफ़ी लोग आगे आते हैं और काफ़ी जो इनके जो गार्डियंस होते हैं वो भी आगे आते हैं, तो इनकी काफ़ी हेल्प की जाती है। जैसे कि आपने कहा कि आप अक्सर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो डिफरेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स को विज़िट करते हैं, तो जहां हम ये बात बोल रहे हैं कि जहनी तौर बीमार हैं लोग, वो नहीं समझ पाएंगे अगर हम उनको कितनी भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें वहाँ, तो क्या लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास एक डेटा है, डेटा मेंटेन्ड है कि उनके गार्डियंस को या जो उनके केयर टेकर्स हैं उनको किसी तरीके से लाकर उनको उनकी काउंसलिंग हो या उनका अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला है जो लोग, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ग्रैब की जाती हैं, क्योंकि वो उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है और फिर सालों साल उनको देखा नहीं जाता है, और वो वहीं उसी हॉस्पिटल से जो है वो बाहर तो कभी आते ही नहीं है ज़िंदा। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे जो आज के यहाँ हमारे कश्मीर में जो डिफरेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आज भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो 60 अबो हैं, 60 अबो की एज में है, जिनको कोई भी आगे पीछे उनका कोई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए उनकी प्रॉपर्टी है, बाज़ाब्ता उनका जो शेयर है वो या तो भाई उनके या फिर कोई और जो फैमिली मेंबर्स में है वो ग्रैब करते हैं। क्या ऐसे लोगों का एक पूरा बाज़ाब्ता एक ये बनाया जाता है, डेटा बनाया जाता है? क्या लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसमें हेल्प करती है वैसे लोगों को जिनके आगे पीछे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं हो? देखिए, जब भी हमारे अवेयरनेस कैंप्स होते हैं तो हम जो ये खासकर हॉस्पिटल्स में करते हैं जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे, फिर हम जो हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट करते हैं वहाँ से, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स को भी एक हिदायत की जाती है कि अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा केस है जिसमें आपको लगता है कि इसमें हमारी लीगल हेल्प की ज़रूरत है, उनको बताया जाता है। क्योंकि देखो, कोई भी केस करने के लिए किसी को आगे आना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। सो मोटो हम बहुत रेयर सिचुएशन में ले सकते हैं, क्योंकि सो मोटो कोई भी जज या कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक कोई आपके पास दरख्वास्त आएगा। तो हम उनको हिदायत करते हैं कि अगर आपको कहीं भी लगता है या इसका कोई गार्डियन है, अगर गार्डियन नहीं है तो गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है, तो कोई ना कोई दरख्वास्त आना ज़रूरी होता है जी। अगर हम फॉर पर्सनली जानते हैं किसी को, तो उस सूरत में भी हम देखते हैं कि अगर इसको कोई सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है, हेल्प की जा सकती है, तो वो भी की जाती है। बट मैक्सिमम केस में हम हिदायत देते हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनको हिदायत दी जाती है कि भाई अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने सही फरमाया कि वो तो उतना हालत में नहीं होता क्योंकि वो जहनी मर्ज में है, तो लेकिन इसमें काफ़ी कुछ करना भी बाकी है, काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि आपको उसको राइट प्रोटेक्ट करना है, और उसको जैसे आपने कहा कि अपने ही उसके राइट जो वायलेट कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तो अपने भाई, अपने बहनें, अपने जो रिलेटिव्स वो ही उसको ग्रैब कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ये मुश्किल टास्क है, लेकिन इस पर काफ़ी काम करते हैं लीगल सर्विसेज। जहाँ भी हमें जानकारी मिलती है हम सुमोटो भी एक्शन लेते हैं उसमें, और जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको हिदायत की जाती है कि जहाँ पे आप कम से कम आप दरख्वास्त दे दें, अगर ये नहीं दे सकता तो आपके बिहाफ पे आप दरख्वास्त दें। तो कोशिश ये की जाती है कि इनका जो राइट है वो प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसमें काफ़ी लीगल सर्विस काम करते हैं। जैसा इसमें एक और सवाल ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि जो भी जहनी तौर बीमार लोग हैं उनको अगर यहाँ हॉस्पिटल्स में नहीं लिया जाता है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है एनजीओज़ वगैरह उनको लेकर कोई कहीं पे कोई होम खोल लिया इन्हीं के इलाज के लिए वगैरह, और कहीं से फ़ंड रेज़ कर लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि उनके साथ वहाँ पे ज़्यादतियाँ होती हैं, वो जो फंड्स हैं वो मिस अप्रोप्रिएट होते हैं, उनमें मिस अप्रोप्रिएशंस होती हैं। क्या इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक अपना जो फ़र्ज़ है वो निभा रहे हैं? जैसा मैंने पहले आपको कहा कि देखिए, जैसे हमारे जो इसमें अलग अलग डेज़ होते हैं, जैसे मेंटल अवेयरनेस वीक्स भी होते हैं, जो मेंटल इलनेस डेज़ होते हैं,
तो उन दिनों हम काफ़ी इनके पास जाते हैं, जहाँ जहाँ पे लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर NGOs कोई हो गए जहाँ पे ये लोग होते हैं, ऑर्फनेज जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो कोशिश की जाती है कि उनका डाटा चेक करने की, उनको एक चेक बैलेंसेस देखने की उनको हिदायत दी जाती है। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनको लगता है कि कोई यहाँ जैसा आया है चेक एंड उन्होंने, बैलेंस हाँ। है। उसके अलावा जो हमारे हम कभी कभी पैनलाइज को भी बोलते हैं कि आप थोड़ा जाएँ वहाँ देखें, वो अवेयर करते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनके साथ हमारा एक कंसल्टेशन रहता है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहता है। तो कोशिश की जाती है कि भाई इनके साथ ना हो कुछ ऐसे इम्तियाजी सलूक ना हो इनके साथ। तो काफ़ी वक्तन फ़ौक्तन हम काफ़ी प्रोग्राम भी करते रहते हैं इनके, खासकर हॉस्पिटल्स में या कोई साइकेट्रिक होम्स हैं, या अगर जहाँ पे ये रहते हैं उनके साथ हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो उस सिलसिले में उनसे मुलाकात होती है, जो भी वहाँ पे उसके जो जो उसको वहाँ करता है, केयर टेकर होता है, उससे मुलाकात होती है। तो वो उतना तो हमने अभी देखा नहीं कहीं पे मिस अप्रोप्रिएशन, लेकिन मे बी कहीं हो भी सकता है। बट कोशिश ये की जाती है कि इनके साथ कोई गलत चीज़ ना हो, और इनके जो यानी राइट्स एक बाज़ाब्ता पूरा चेक एंड बैलेंस है कि ऐसे लोगों के साथ कहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो और ये इनके साथ मजीद कोई हक तलफी ना हो। जी, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे बेनिफिशरीज हैं, सेक्शन 12 में बेनिफिशरीज हैं। तो हर कोशिश की जाती है जहाँ भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, कोशिश की जाती है कि इनके जो राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएँ। उनको मेन होता है इनका कि जो इनका ट्रीटमेंट सही हो, जो एक्ट भी बताता है कि इसका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। तो कोशिश की जाती है कौन सा ट्रीटमेंट इसमें है। तो उसके बाद अगर इसको कोई और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, उसमें कोशिश की जाती है कि किसी हद तक वो सॉल्व करने की कोशिश की जाती किया जाए। जैसे अब हम बात करेंगे राइट्स क्या हैं जो डिसेबल्ड, ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में मुब्तला है, उनके राइट्स क्या हैं जो एक्ट बना था 2016 के तहत। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले तो राइट ये था कि इनको कॉम्पिटेंट और जो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल जो इनको हेल्थ केयर मिले, क्योंकि जो भी इस मर्ज में मुब्तला है उनकी पहली जो प्रायोरिटी है कि उनकी सेहत ठीक हो जाए, वो इससे बाहर आए और ठीक हो जाए। उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे इनको, या जो लिमिटेड जो फीस लगता है या बाकी चीज़ें हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका क्या इलाज चल रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा कि उसमें ट्रीटमेंट कौन सा लेना चाह रहा है, उसका भी उसमें प्रोविज़न है कि कौन सा ट्रीटमेंट करेगा, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। और अगर मैंने जैसे पहले भी अभी कहा कि वो अगर कोई कंप्लेंट्स है वो कर सकता है, उसमें कंप्लेंट कर सकता है, और उसको जो अथॉरिटी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है और स्टेट अथॉरिटी है, वो मॉनिटर करेगी उसमें। तो कोशिश ये की जाती है कि इसको जो अच्छा क्वालिटी, इसको जो ट्रीटमेंट मिले, जो अफोर्डेबल हो, वो ट्रीटमेंट मिले इसको, और इसके साथ कोई इम्तियाज़ ना हो, कोई अब्यूज़ ना करे इनको। इनके लिए काफ़ी स्पेशल वहाँ चीज़ें होती हैं जो ये मतलब चलने के लिए, इनकी कम्युनिकेशन को प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन के वहाँ पर रखे होते हैं जो इनको उसी अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। इनको बैठने की फैसिलिटीज़, जो फार्म बाकी चीज़ें होती हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो जिसमें इसको हेल्प हो सके। जी, जैसा अब एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप देना चाहें। देखिए, मैसेज यही रहेगा कि ये एक स्पेशल लोग होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जहनी मर्ज़ में मुब्तला है, तो इनके साथ तो कोई इम्तियाजी सलूक करना नहीं है। एक हमदर्दी वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए इनके साथ, और इनकी हेल्प करनी चाहिए। जब भी आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान है, अगर आप आगे आएंगे, जैसे लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, लेकिन जब तक कोई आगे आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन देगा, तभी वो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये काफ़ी जगह होते हैं, कहीं घरों में बंद होते हैं, कहीं हम बाद में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि घर में कोई बंद है या उसके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा इल्म होता है, कोई किसी का ज़्यादती हो रही है, तो वो रिपोर्ट करना है कहीं पुलिस स्टेशन में, लीगल सर्विस अथॉरिटी में, ताकि उनकी मदद हो सके। जी, जैसा अब आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि आज जो हमने बात की, जहनी तौर जो बीमार लोग हैं उनके बारे में बात की, इस एक्ट के बारे में बात की। हम चाहेंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी शख्स इस बीमारी में मुब्तला है और आप देख रहे हैं कि उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो नाज़रीन हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप आगे आए और कहीं भी, जहां हमारे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं आप, वहां का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का यूनिट होगा, आप प्लीज़ वहां आकर वो जो अपनी कंप्लेंट है वो दर्ज करें, क्योंकि वो शायद आपको एक मौका अल्लाह ताला देते हैं कि आप आगे आकर किसी ऐसे शख्स की मदद करें जिसके लिए कोई भी नहीं। और अगर आप आगे आते हैं तो मान लीजिए कि आप भी अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो काम कर रही हैं, और हम चाहेंगे कि वो उन सारी स्कीम्स का जो है वो फ़ायदा उठाए। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ और मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। This program is sponsored by जम्मू कश्मीर